और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं 1 नवंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब और साथ ही साथ इसको एनालाइज भी करेंगे। और आज एक नया सरप्राइज है आप सबके लिए। अब से हम डेली 10 एसेंशियल वोकैबुलरी करेंगे जो कि हिंदू एडिटोरियल से ही होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे इसमें और आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये है अपना एडिटोरियल। नेचर द ओनली बुक दैट कंटेन्स ट्रू नॉलेज। ठीक है, नेचर के बारे में है ये। नेचर जो है ज्ञान का भंडार है। तो देखते हैं। नेचर ऑफन viewed as the ultimate guide to life stands as a timeless source of wisdom and inspiration, offering truths that go far beyond what is found in any written text। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि नेचर जो है वो ना अल्टीमेट गाइड है, वो अल्टीमेट मेंटर है, वो आपको सिखाती है कुछ चीजें। ठीक है, और यहाँ पर देखो वर्ड्स देख लेते हैं पहले। टाइमलेस। टाइमलेस क्या है? टाइमलेस मतलब जिस पर टाइम का प्रभाव नहीं होता, समय का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, बोल सकते हो नॉट अफेक्टेड बाय पैसेज ऑफ टाइम। मतलब नेचर ऐसी चीज है ना, सब चीज को अपने में समा लेती है। ठीक है? तो जब टाइम पास होता है, समय जब पास होता है तो नेचर को उससे फर्क नहीं पड़ता। नेचर अपने में एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ठीक है, और विजडम, विजडम मतलब पता है ना? विजडम मतलब जो नॉलेज है, वो नॉलेज जो आपको एक्सपीरियंस से मिलती है। ठीक है, नॉलेज गेन्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। नॉलेज गेन फ्रॉम एक्सपीरियंस। अभी विजडम का एक अच्छा एग्जांपल दूं तो जैसे सपोज कि आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो। ठीक है, आपने बहुत तरीके की मतलब उसके बारे में पढ़ लिया, उसके बारे में जान लिया कि हाँ भैया जॉब ऐसा ऐसा होता है। लेकिन जब तक आप वो जॉब करोगे नहीं, जब तक वहां जाके आप देखोगे ना ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का वातावरण वातावरण कैसा है, तब तक आप वो चीज नहीं जान पाओगे। वो जो प्रेशर होता है ना, वो नहीं जान पाओगे। तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, विजडम ऐसा ही है। और इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन वो चीज़ है ना, वो स्टिमुलेशन है जो आपको हमेशा एक पुश करते रहे। ठीक है, पुश करते रहे कुछ चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो इंस्पिरेशन बोल सकते हो आप। इंस्पिरेशन क्या है? स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन which pushes you to do something। ठीक है, टू डू समथिंग। ठीक है, पूरा बेसिक टर्म्स में मैं बता रहा हूँ भाई तुम लोग को, है ना, ताकि अच्छे से समझ आए। ऑफरिंग ट्रूथ्स दैट गो फार बियॉन्ड व्हाट इज फाउंड इन एनी रिटन टेक्स्ट। कोई भी लिखावटी, कोई भी बुक, कोई भी टेक्स्ट में नहीं लिखा है जो नेचर हमें सिखा सकती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फ्रॉम द इंट्रिकेट डिजाइन्स ऑफ इकोसिस्टम्स टू द साइलेंट स्ट्रेंथ ऑफ माउंटेन्स, एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर होल्ड्स वैल्यूएबल लेसन्स। ठीक है, इंट्रिकेट मतलब क्या? इंट्रिकेट मतलब होता है कि बहुत ही जो डिटेल्ड वे में हो, है ना, डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड खास करके। तो इंट्रिकेट मतलब होता है वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, जैसे आपकी यूपीएससी की किताबें हैं ना, बहुत ही डिटेल्ड में रहती है, लेकिन यार इतनी थोड़ा खिचड़ी रहती है ना, कॉम्प्लिकेटेड रहती है कि हमें समझ ही नहीं आता है कभी कभी। मतलब अगर नया रीडर हो तो खास करके नहीं समझ आएगी। आपको कोई ट्यूटर चाहिए जो आपको समझा सके, है ना। तो वैसे नेचर की जो ये रहती है ना, डिजाइन्स रहती है, जो इकोसिस्टम्स रहता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बहुत ही डिटेल, बहुत ही बारीक से, है ना। एक घास के तिनके से लेके मतलब आसमान जो है, बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही परफेक्ट वे में है। लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है साथ में, जस्ट इंसानी समझ के परे है। तो आगे देखते हैं। टू द साइलेंट स्ट्रेंथ ऑफ टावरिंग माउंटेन्स। जो साइलेंट स्ट्रेंथ है ना, जो साइलेंट स्ट्रेंथ का बोलने का मतलब क्या है? जो पहाड़ कैसा रहता है? पहाड़ जो रहता है वो चुप रहता है। वहां जाओ उसको देखोगे तो वो चुप है। ठीक है, लेकिन मतलब इतना विशाल है, इतना शक्तिशाली है। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोला गया है साइलेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, साइलेंट स्ट्रेंथ से उसको डिनोट किया गया। ऑफ टावरिंग माउंटेन्स। टावरिंग मतलब टावर कैसे होते हैं? वो तो पूरा ऊंचे ऊंचे होते हैं ना। टावरिंग माउंटेन्स मतलब यहाँ जो लंबे लंबे, मतलब लंबे तो नहीं, बड़े बड़े पहाड़ है ना। एनॉर्मस, एनॉर्मस माउंटेन, इसके लिए एक वर्ड है, एनॉर्मस। एनॉर्मस, ठीक है, तो विशाल हो पूरा, है ना। एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर होल्ड्स वैल्यूएबल लेसन। ठीक है,
तो जो नेचर का जो एस्पेक्ट है ना, कोई भी एक बोल सकते हैं एक चैप्टर, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, है ना? हर डिफरेंट जगह जाओगे, तो वहाँ पर आपको एक नया वैल्यूएबल लेसन देखने मिलेगा। डिफरेंट टाइप की प्लांट की प्रजाति देखने मिलेगी, एनिमल्स की प्रजाति देखने मिलेगी, इंसेक्ट्स वगैरह हर टाइप का। तो हर पहलू एक नया पहलू को ओपन करता है ना? For centuries, philosophers, scientists, and poets have studied the natural world, seeing it not only as a source of beauty but also a repository of profound knowledge. ठीक है, फॉर सेंचुरीज। सेंचुरीज मतलब क्या होता है? जब सेंचुरी लगाते हैं तो कैसे बैट ऊपर करते हैं ना, 100 रन, है ना? तो यहाँ 100 सेंचुरीज मतलब क्या, 100 साल, 100 सालों से, ठीक है, 100 सालों से जो फिलोसोफर्स है, फिलोसोफर्स कौन होते हैं? जो वो लोग होते हैं जो फंडामेंटल नेचर को स्टडी करते हैं, ठीक है? फंडामेंटल किसी भी चीज का फंडामेंटल को स्टडी करते हैं, ठीक है? पीपल हु स्टडी द फंडामेंटल्स, फंडामेंटल बोल सकते हैं नेचर। मतलब ये कोई ये नेचर अलग है, ठीक है? नेचर मतलब एक तो हो गया अपना पहाड़ पर्वत, आसमान, है ना? ये सब, और नेचर मतलब गुण भी होता है, ठीक है? एक वर्ड के दो दो मतलब, एक वर्ड के दो दो मतलब। एक नेचर का मतलब क्या है? जो पहाड़, पानी, है ना? नदी, नाले, ये सब। और दूसरा है एक जो जिस गुण को बताता है, ठीक है? जो गुण को बताता है। तो यहाँ पर अभी मैं जो इसमें यूज कर रहा हूँ फिलोसोफर्स में, तो वो गुण को बता रहा है। वो स्टडी द नेचर फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज के वो लोग फंडामेंटल्स को, मतलब उसके जो बेसिक से छोटे चीज कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुआ, तो फिलोसोफर्स वो होते हैं, है ना? जिनको डीप नॉलेज होती है, किसी चीज का डीप नॉलेज होना, फिलोसॉफी का नॉलेज होना, है ना? साइंटिस्ट एंड पोएट्स हैव स्टडीड द नेचुरल वर्ल्ड को उन्होंने स्टडी किया, सीइंग इट नॉट ओनली एज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी, एक ब्यूटी का सोर्स नहीं, नेचर सिर्फ ब्यूटी का सोर्स नहीं है, बट ऑल्सो ए रिपोजिटरी ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज। ठीक है, रिपोजिटरी मतलब क्या? एक ऐसी, मतलब एक स्टोर हाउस बोल सकते हो, ठीक है? स्टोर हाउस एक ऐसी जगह जहां हम सामान स्टोर करते हैं ना, सामान स्टोर करते हैं। रिपोजिटरी मतलब स्टोर हाउस, एक ऐसी जगह जहां पर हम स्टोर करते हैं कुछ चीजों को। प्रोफाउंड मतलब क्या? वेरी डीप। प्रोफाउंड मतलब वेरी डीप, बहुत ही गहरा, या इंटेंस। ठीक है, इंटेंस क्या? नॉलेज। ठीक है, जहां पर पूरा संजोग के रखते हैं ना, स्टोर हाउस ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज, पूरा गहरी नॉलेज है उसको वहां पर संजोग के रखते हैं। ठीक है, तो ये है अपना पहला सबहेडिंग, द क्लासरूम विदाउट वॉल्स। ठीक है, क्लासरूम विदाउट वॉल्स। तो क्लासरूम विदाउट वॉल्स यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है सबसे पहले? ठीक है, एक नेचर में अगर हम जैसे स्टडी करने जाते हैं ना, कहीं कोई स्कूल में देखना आप कि ऐसा क्लासरूम रहेगा जहाँ पर कोई ये नहीं होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना जो वैदिक आश्रम सब था, पहले के जो आश्रम थे, वो पेड़ के नीचे बैठ के वो गुरु शिष्य को ज्ञान देते थे, है कि नहीं? गुरु शिष्य को पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान देते थे। तो वो जो नॉलेज होती थी ना, वो डीप नॉलेज होती थी, ठीक है? इंटेंस नॉलेज होती थी। तो उसी के बारे में बोला गया है, ठीक है? ये उसी को कवर कर रहा है। इन नेचर वी फाइंड अ क्लासरूम विदाउट वॉल्स, टीचिंग लेसन्स थ्रू इट रिदम्स एंड साइकिल्स। जो नेचर है, वहाँ पर हम अगर नेचर से सीखने जाएँ, तो वो है एक क्लासरूम विदाउट वॉल्स है, ठीक है? बिना दीवारों के एक क्लासरूम है। वो कैसे सिखाती है? अपने रिदम से सिखाती है, ठीक है? और साइकिल से सिखाती है। कि जो रिपिटेटिवली, मतलब रिदम्स बोल सकते हो, जो रेगुलर पैटर्न्स है, ठीक है? जो रेगुलर पैटर्न्स है, ठीक है? रेगुलर पैटर्न्स, जैसे हवा चलने की एक एक साउंड है, ठीक है? पानी बहने की एक रिदम है, ठीक है? पानी एक रिदम से बहती है ना? फ्लो होती है। और साइकिल, ठीक है? जन्म और मृत्यु, एक साइकिल, वैसे टाइप की एक साइकिल, एक रिपिटेटिव साइकिल में चलते रहती है, तो वो हमें सिखाती है, बहुत वैल्यूएबल लेसन सब सिखाती है। Each session carries a purpose. ठीक है? Spring breathes life, summer promotes growth, autumn encourages reflection, and winter instills endurance. पहले वर्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, वर्ड्स क्या क्या? ब्रीथ्स लाइफ मतलब क्या हो जाता है? ब्रीथ्स लाइफ मतलब स्प्रिंग ब्रीथ्स लाइफ। स्प्रिंग सीजन है ना, स्प्रिंग सीजन वो क्या लाती है? लाइफ लाती है, ठीक है? ब्रिंग्स न्यू लाइफ, ब्रिंग्स न्यू लाइफ।
स्प्रिंग सीज़न जो है, ठीक है? वो लाती है नई लाइफ़ लाती है, समर उसके बाद स्प्रिंग के बाद आता है समर, ठीक है? तो समर जो है वो प्रमोट्स ग्रोथ, ग्रोथ को वो प्रेडिक्ट करता है, ठीक है? प्रमोट्स मतलब क्या? मतलब सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स ग्रोथ। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ ना, समर कैसे ग्रोथ को ये करता है, बढ़ावा देता है, सपोर्ट करता है। तो देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एडमिशन लेते हैं एक स्कूल में या कॉलेज में, ठीक है? हमने थोड़ी-सी पढ़ाई की, जैसे 10% या 20% हमारा सिलेबस का कंप्लीट किया। उसके बाद आ जाता है समर सीज़न। फिर समर सीज़न में कैसे हमें थोड़ा रेस्ट करने मिलता है। उस टाइम हम खूब खाते-पीते हैं, खूब अच्छे से मतलब खेलते-कूदते हैं ना, माइंड फ्रेश होता है, तो हम ग्रोथ करते हैं। एक कहीं न कहीं मतलब मेंटली और फिज़िकली भी। उसके बाद फिर हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जो ऑटम और विंटर में एग्ज़ाम्स देके, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ होता है लाइफ़ का साइकिल, तो एग्ज़ाम्पल था। ऑटम एनकरेजेस रिफ्लेक्शन, है ना? ऑटम एनकरेजेस रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब क्या? यहाँ पर बोलने का मतलब रिफ्लेक्शन तो मतलब है आपका प्रतिबिंब, ठीक है? रिफ्लेक्शन मतलब आप जैसे हो, आप कितने पानी में हो, वो दिखाता है, ठीक है? बोल सकते हो सीरियस सीरियस थॉट ऑफ कंसिडरेशन बोल सकते हैं आपका। सीरियस कंसिडरेशन अबाउट योरसेल्फ, कंसिडरेशन कंसीडर करना, ठीक है? कंसीडर करना, सोचना, कंसिडरेशन अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? अब जैसे आप समर सीज़न में मस्त खेल-कूद के एकदम खा-पी के मोटे-ताजे होके आ गए हैं। तो अभी आपको अपना देखे मिरर दिखेगा, ठीक है? कि आप कितने पानी में हो, कितने एग्ज़ाम के लिए रेडी हो, ठीक है? तो आपको पता चलेगा। उसके बाद आपके हाथ में है अभी कि आपको मेहनत करनी है या आप फिर से टाइम वेस्ट करके अपना जीवन बर्बाद कर दो। ठीक है? तो यही है। वो जो ऑटम आता है ना, वो हमें कहीं न कहीं याद दिलाता है कि ऑटम वही टाइम है मतलब जो बारिश-वारिश आ जाती है ना? बारिश के बाद जस्ट जस्ट बाद का जो सीज़न रहता है ना, सितंबर वगैरह में, तो उस टाइम की बात है ये। वो हमें एक दिखाता है कि इस वक़्त हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एंड विंटर इंस्टिल्स एंड्योरेंस। इंस्टिल्स एंड्योरेंस का मतलब एंड्योरेंस मतलब क्या? अ, एंड्योरेंस मतलब टू विथस्टैंड, सहन शक्ति, ठीक है? विथस्टैंड डिफिकल्टीज़, डिफिकल्टीज़ मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करने की एक शक्ति, ठीक है? विथस्टैंड करना, सहन करना, ठीक है? एंड्योरेंस मतलब वही हो जाता है, सहनशीलता, सहन शक्ति आपकी, है ना? वो हो जाता है एंड्योरेंस। आगे देखते हैं। दिस साइकिल रिमाइंड्स अस दैट अ चेंज इज़ नेचुरल एंड इनेविटेबल, ठीक है? इनेविटेबल मतलब क्या? इनेविटेबल थैनोस। ठीक है, इनेविटेबल मतलब हो जाता है जो सर्टेन टू हैपन, जो चीज़ आप बदल नहीं सकते, सर्टेन टू हैपन, दिन होना और रात होना इनेविटेबल है, वो होगा ही होगा। आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दो पूरा, है ना? अपना पूरा बाहुबल लगा दो, बाहुबली बन जाओ, लेकिन आप दिन के बाद रात होने से और रात के बाद दिन होने से रोक नहीं पाओगे, ठीक है? तो ऐसा ही इनेविटेबल वो चीज़ जो सर्टेनली होगा ही होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है? ये जो साइकिल है नेचर का, है ना? वो नेचुरल है और इनेविटेबल है, वो होगा ही होगा और नेचुरल है, ऐसा होगा ही होगा, है ना? अनलाइक फॉर्मल एजुकेशन नेचर टीचेस नॉट विथ लेक्चर्स बट थ्रू एक्सपीरियंसेस, ठीक है? एनकरेजिंग पेशेंस, रेजिलियंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ एब एंड फ्लो। तो देखो, जैसे फॉर्मल एजुकेशन है, अपना स्कूल में कैसे अपन लोग का एजुकेशन रहता है, तो उसमें है से हम किताब लेके पढ़ते हैं, सिलेबस का प्रिपरेशन करते हैं, तो नेचर वैसा नहीं सिखाती। नेचर कैसे सिखाती है? नेचर सिखाती है एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। आपके लाइफ में आप फेस करोगे चीज़ें, ठीक है? आप फेस करोगे, आप और स्ट्रॉन्ग बनोगे, आप डिफिकल्टीज़ को फेस करोगे, आप और स्ट्रॉन्ग बनोगे। एनकरेजिंग पेशेंस, आप पेशेंस को मतलब पेशेंस अपने अंदर लाओगे, ठीक है? धीरे-धीरे आप देखोगे एसएससी की प्रिपरेशन करते-करते आपके अंदर धीरे-धीरे पेशेंस बिल्डअप हो जाएगी। ये जो पेशेंस बिल्डअप है ना, ये किस चीज़ से हो रहा है? ये भी एक नेचर का हिस्सा है। आप फ्रस्ट्रेट होगे, आप फेलियर्स का सामना करोगे, तो धीरे-धीरे आपके अंदर पेशेंस की जागृति होगी। रेज़िलियंस, रेज़िलियंस मतलब क्या? रेज़िलियंस मतलब ना, मैंने आपने बहुत से वीडियोज़ में बताया भी है इसका मतलब। रेज़िलियंस मतलब वो कैपेसिटी जो जिससे आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जल्दी हील हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, है ना? द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली, द कैपेसिटी, वो कैपेसिटी टू रिकवर, ज़ख्म जल्दी भर जाने के लिए, मतलब जल्दी हील होने के लिए। आप बीमार हो तो आपका मनोबल अगर बड़ा होगा ना, तो आप जल्दी हील हो जाओगे, रिकवर क्विकली, ठीक है?
देखो यार, इतने प्यार से समझाने का मतलब बस यही है, आप अच्छे से समझो, है ना? ईच एंड एवरी सेंटेंस को अच्छे से समझो, अपनी इंग्लिश को सुधारो और बस ऐश करो। ऐश करो, एसीई, ऐश करो नहीं, है ना? एसी, ऐश करो मतलब बढ़ो आगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ्स एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो मतलब क्या? नेचुरल जो मूवमेंट है ना, एब एंड फ्लो। एब एंड फ्लो जो लाइफ की जो मूवमेंट है ना? एक फ्लो में चल रहे हो ना आप लाइफ में, है ना? अच्छे फ्लो में चल रहे हो, कभी खराब फ्लो में तो नेचुरल मूवमेंट बोल सकते हो, नेचुरल मूवमेंट और रिदम, रिदम, ठीक है? जो लाइफ की जो नेचुरल मूवमेंट है और फ्लो है ना? रिदम है उसमें, ठीक है? एक्सेप्ट करना लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स जो है उसको एक्सेप्ट करना, वही है। For instance, the forest displays unity in diversity. Trees, plants, and animals coexist, each playing a unique role in maintaining balance. तो देखो, फॉर इंस्टेंस मतलब अभी अगर बताऊं आपको समझाने के लिए, है ना? द फॉरेस्ट डिस्प्लेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब क्या है? तो डिफरेंट एलिमेंट्स है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक बायोलॉजी में एक चैप्टर भी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके। उसमें क्या है देखो, इतने सारे जो है ना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, है ना? उसमें भी प्रोफेरा, मोनेरा वगैरह वगैरह क्या-क्या सब है। तो वो सारे कैसे एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं ना, सारी चीज़ जो है एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और बहुत ही परफेक्टली एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। तो जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है ना? फॉरेस्ट जो है, ये जो वन है, वो बहुत ही अच्छे से ये सब कुछ चीज़ को दिखाता है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब क्या? डिफरेंट एलिमेंट्स, या डिफरेंट एलिमेंट्स या ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? एग्जिस्टिंग टुगेदर, एग्जिस्टिंग together. Trees, plants and animals coexist, each playing a unique role. ठीक है? ट्रीज जो है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स जो है साथ में एग्जिस्ट करते हैं। कोएग्जिस्ट मतलब साथ में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? साथ में रहते हैं, ठीक है? ईच प्लेइंग अ यूनिक रोल, सारे एक अच्छे यूनिक रोल, सब सबके अलग अलग रोल है, सबके अलग रोल। बैक्टीरिया लोग के अलग रोल है ना, वायरसेस लोग के अलग रोल है ना, कोविड फैलाओ, है ना, बीमारी फैलाओ। तो वैसे ही सबके अलग-अलग रोल है, एक मेंटेनिंग बैलेंस, है ना? बैलेंस में कोई-कोई बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कोई-कोई ये मतलब कोई-कोई जानवर होते हैं ना जिनके नसीब में मौत ही लिखी रहती है, कोई-कोई जानवर होते हैं जो राजा राजा वाला पर्सनैलिटी रहता है उनका, है ना? जैसे शेर ठीक है, शेर, टाइगर ये सब राजा वाली पर्सनैलिटी है, तो वो बैलेंस बनाते हैं, सब कोई अपने-अपने के यूनिक रोल में इन्वॉल्व होते हैं। This silent symbiosis teaches us about cooperation and respect for each other's space and needs. ठीक है? In this way, nature reflects a model of harmony, ठीक है? Essential for any society to thrive. ठीक है? सिम्बायोसिस मतलब क्या? सिम्बायोसिस मतलब इंटरेक्शन बोल सकते हो। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन, ठीक है? बायोलॉजी वगैरह में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? जैसे 2 ऑर्गेनिज़म्स के बीच में इंटरैक्शन, हिरन और शेर, हिरन और शेर मतलब उनका होता है ना, खाना है, खाने वाला है, तो ऐसे। तो 2 ऑर्गेनिज़म्स हमेशा एक-दूसरे से मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं ना, ऐसे ही। तो अबाउट कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब वही मतलब मिल-जुल के जो ये करते हैं, है ना? नेचर को बैलेंस करते हैं, मिल-जुल के क्या करेंगे? पिकनिक तो करेंगे नहीं, है ना? कोलैबोरेशन नेचर को बैलेंस करने में, है ना? एक यहाँ पर पैदा हो रहा है कोई, तो एक जा भी रहा है, तो वैसे ही कोलैबोरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर स्पेस एंड नीड। सबके सबके अपने-अपने स्पेस है और सबकी अपनी-अपनी नीड्स भी है, ज़रूरत है। अभी हम बोलेंगे कि यार शेर शिकार करता है ना? जंगली जानवर है। तो लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता ना, वो अगर शिकार करेगा नहीं तो खाएगा क्या? है ना? तो वही बात है। सबकी अपनी-अपनी ज़रूरतें है भाई, अपनी-अपनी ज़रूरत है सबकी, है ना? इन दिस वे नेचर रिफ्लेक्ट्स अ मॉडल ऑफ हार्मनी एसेंशियल फॉर एनी सोसाइटी टू थ्राइव। ये जो नेचर है, वो एक मॉडल ऑफ हार्मनी दिखाता है। हार्मनी मतलब क्या? हार्मनी मतलब ये अच्छा वर्ड है वैसे, पीसफुल। हार्मनी में एक पीसफुल एक्जिस्टेंस, है ना? स्टेट ऑफ पीसफुल एक्जिस्टेंस बोल सकते हो, स्टेट ऑफ पीसफुल एक्जिस्टेंस, ठीक है? शांति, शांति और अमन, एसेंशियल फॉर एनी सोसाइटी टू थ्राइव।
तो थ्राइव का मतलब क्या हो जाता है फिर? THRIVE, थ्राइव, टू ग्रो एंड डेवलप वेल, टू ग्रो एंड डेवलप, ग्रो, ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए, नर्चर होने के लिए, नरिश होने के लिए, है ना? देखो जो जो वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, थोड़ा उसको माइंड में फिट करने का, क्योंकि फिट करोगे ना, फायदे में रहोगे। नेचर रिफ्लेक्ट्स अ मॉडल ऑफ हार्मनी, तो एक पीस का मतलब नेचर ये करने के लिए, अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन में तब्दील होंगे, और बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन में तब्दील होंगे। एसेंशियल फॉर एनी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी को मतलब फ्लरिश करने के लिए, ग्रो करने के लिए वो हेल्प करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है लेसन्स इन रेज़िलियंस एंड एडैप्टेबिलिटी। लेसन्स इन रेज़िलियंस, अभी रेज़िलियंस का मतलब मैंने बताया था। ठीक है? रेज़िलियंस का मतलब क्या है कि कोई भी बुरा सिचुएशन या फिर डिफ़िकल्ट टाइम से जल्दी रिकवर करने का, है ना? ये तो बता दिया ही, फिर तो नहीं बताता हूँ मैं। ठीक है? एडैप्टेबिलिटी, एडैप्टेबिलिटी मतलब क्या हो जाता है? एडैप्ट करना, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर देना। द कैपेसिटी टू एडजस्ट बोल सकते हो। कैपेसिटी टू एडजस्ट इन न्यू कंडीशंस, है ना? खास करके न्यू कंडीशंस में एडजस्ट करने को एडैप्टेबिलिटी बोलते हैं। एडैप्ट करना होता है एडजस्ट करने ना। ठीक है? एडजस्ट करने का। Nature demonstrates resilience and adaptability in powerful ways. Consider a river. It flows around obstacles rather than resisting them, adapting to changes in its course. ठीक है, नेचर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है मतलब क्या? डेमोन्स्ट्रेट करती है मतलब दिखाती है। डेमोन्स्ट्रेट करता मतलब शो, डेमोन्स्ट्रेट मतलब शोज। नेचर जो है दिखाती है, किस चीज को दिखाती है? रेजिलियंस। रेजिलियंस बताया था अभी, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम ए डिफिकल्ट सिचुएशन और अडेप्टेबिलिटी। ठीक है? और किसी भी चीज में अडेप्ट कर जाना, है ना? आप जितने बिल्डिंग लगा लो, जितने कुछ जो भी कर लो, है ना, अगर आप छोड़ दोगे उसको, है ना, तकरीबन 50-100 साल में ना नेचर उसको खा जाएगी। मतलब खा जाएगी इन द सेंस, वो पेड़ पौधे उग जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। है ना? बहुत सी जगह, बहुत सी सिटीज इसीलिए अंडरग्राउंड हो जाती, मतलब जमीन के नीचे मिलती है। ऐसा ही इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटीज, लेकिन सोचो जमीन के अंदर धस गई है, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। है ना? वेरी इन पावरफुल वेज मैंने ये एक्सप्लेन इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये पावरफुल वेज लिखे हुए हैं ना। कंसिडर अ रिवर, एक नदी के बारे में ही सोच लो। वो ऐसे फ्लो होती है, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स, अराउंड ऑब्स्टेकल्स, उसके जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, उसके वो ऑब्स्टेकल्स वो होते हैं जो आपके रास्ता को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपके रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। रिवर कैसे रहती है? वो फ्लो करती है, वहाँ उसके आगे पत्थर आए, चट्टान आए, जो भी हो, लेकिन वो काट के अपना रास्ता बना के क्रॉस हो जाती है ना? काट के अपना रास्ता बना के वो क्रॉस हो जाती है, ठीक है? तो रिवर का ऐसा रहता है, तो वही नेचर दिखाता है कि देखो कैसे भी वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? नेचर एडजस्ट हो जाता है कैसे भी, कैसे भी वो डिफिकल्ट टाइम से निकल जाएगा, कितना भी बड़ा पत्थर हो वो उसको काट के रास्ता बना के निकल जाता है ना? Similarly, in life, we face challenges that may seem insurmountable, but nature encourages us to adapt and keep moving. तो वैसे ही लाइफ में, है ना, हम चैलेंजेस फेस करते हैं, हम ह्यूमंस चैलेंजेस फेस करते हैं दैट सीम इनसरमाउंटेबल। बहुत अच्छा वर्ड है इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल मतलब क्या? बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम, है ना? जिसको आप जल्दी भेद नहीं कर सकते, है ना? टू ग्रेट टू ओ जिसको ओवरकम नहीं कर सकते। टू ग्रेट टू ओवरकम, ठीक है? जिसको जल्दी से आप मतलब उसको पार नहीं कर सकते, बुरा सिचुएशन, बुरा टाइम, जिसको आप जल्दी से पार नहीं कर पाओ, है ना? उसको बोलते हैं इनसरमाउंटेबल सिचुएशन या इनसरमाउंटेबल टाइम, कुछ भी इनसरमाउंटेबल। बट नेचर एनकरेजेस अस टू अडैप्ट एंड कीप मूविंग। जो नेचर है हमको क्या सिखाती है? हमको सिखाती है अडैप्ट करो, ठीक है? अडैप्ट करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है? अडैप्ट करो और आगे बढ़ते रहो, है ना? एडजस्ट करो और आगे बढ़ते रहो। आगे देखते हैं। इन द हार्शेस्ट कंडीशन, हार्शेस्ट कंडीशन, ठीक है? हार्शेस्ट कंडीशन मतलब बहुत ही सीवियर, वेरी सीवियर, बहुत ही सीवियर कंडीशन में सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स इवॉल्व टू सर्वाइव, हाइलाइटिंग द स्ट्रेंथ्स दैट कैन कम फ्रॉम परसिस्टेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये बहुत ही हार्श कंडीशन में, है ना, बहुत ही खराब सिचुएशंस में जो बहुत से प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं,
वो ऐसे इवॉल्व हो जाते हैं, इवॉल्व मतलब डेवलप हो जाते हैं, डेवलप ग्रेजुअली, ठीक है? ग्रेजुअली मतलब धीरे-धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे-धीरे, इवॉल्व मतलब जो धीरे-धीरे ऐसे डेवलप हो जाते हैं सर्वाइव करने के लिए, ठीक है? हाइलाइटिंग द स्ट्रेंथ दैट कैन कम फ्रॉम पर्सिस्टेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पर्सिस्टेंस मतलब क्या? पर्सिस्टेंस मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को कंटिन्यू करना, ठीक है? स्टेडीली कंटिन्यू करना, स्टेडीली कंटिन्यूअन्स, कंटिन्यूअन्स, ठीक है? किसी भी चीज़ को धीरे-धीरे कंटिन्यू करते रहो। जैसे आप धीरे-धीरे पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, डेली पढ़ते रहो, तो एक ना एक दिन आपकी रिज़ल्ट ज़रूर लगेगी। तो वैसे ही बात है, ठीक है? तो बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कि जैसे बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, आप अब देखना कि कोई घर से मतलब कोई भी सीमेंट-विमेंट डाल दिया आपने, फिर भी उसको फाड़ के वो उग जाता है प्लांट, है ना? ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जो पेड़ होते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत से पेड़ होते हैं जो एडजस्ट हो जाते हैं अब। वो उस कहीं से भी अपना जड़ ढूँढ लेंगे, है ना? कहीं भी जड़ बना लेंगे, कहीं भी जड़ से ये करके और उग जाएँगे वो, अगर उनको उगना है, अच्छे से उगना है ना? और बहुत सारे एनिमल्स, एक अगर माउंटेन गोट के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने ना ऐसा डेवलप कर लिया है माउंटेन गोट्स जो होते हैं ना, पहाड़ी जो भेड़ रहते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, पहाड़ में पूरा खड़ी खड़ी चट्टान रहेगी, वहाँ पर पूरा चढ़ जाते हैं, सीधे-सीधे चढ़ जाएँगे। तो उन्होंने एक डेवलप कर लिया, ऐसा डेवलप कर लिया कि वो बकरा होने के बावजूद, वो ऐसे खड़ी चट्टान में सीधा-सीधा चढ़ जाते हैं। तो ऐसा ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, है ना? हाइलाइटिंग द स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ दिखाता है ना? और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब द क्वालिटी ऑफ चेंजिंग योरसेल्फ, बोल सकते हो इजीली, क्वालिटी ऑफ चेंजिंग योरसेल्फ। और एक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है क्वालिटी ऑफ चेंजिंग योरसेल्फ, ठीक है? और एक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हाँ, लचीलापन, है ना? वो भी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वही, आप लचीले हो, कोई भी सिचुएशन में लचीले हो जाओ, एडजस्ट कर लोगे आराम से, है ना? फ्रॉम टाइनी एंट्स टू मैजेस्टिक एलिफेंट्स, एनिमल्स exhibit behavior that reflects intelligence, adaptability and teamwork। जो छोटे-छोटे एंट्स हैं, मैजेस्टिक एलिफेंट, मैजेस्टिक मतलब वेरी ह्यूज, मैजेस्टिक मतलब वेरी ह्यूज, है ना? ह्यूज, ह्यूज ये बड़े-बड़े, है ना? एलिफेंट्स, एनिमल्स एग्ज़िबिट मतलब क्या? एग्ज़िबिट मतलब शो, एग्ज़िबिट मतलब शो बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट्स, ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं जो क्या रिफ्लेक्ट करता है? इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करता है। हाथी बहुत इंटेलिजेंट रहता है, डॉल्फिन बहुत इंटेलिजेंट रहती है ना? तो इंटेलिजेंस को शो करता है ना? अडैप्टेबिलिटी को शो करता है ना? किसी भी चीज़ में एडजस्ट हो जाने को शो करता है। डॉल्फिन को हम जैसे लाके अपने यहाँ पर स्विमिंग पूल में पालते हैं, अच्छे से उसका खातिरदारी करते हैं, तो कैसे अडैप्ट हो जाता है ना? उसको समंदर से आके यहाँ पर अडैप्ट हो जाती है, हमसे दोस्ती बनाती है, टीम वर्क। बस ऐसे सेम डॉल्फिन का एग्ज़ाम्पल ले लो, हाथी के एग्ज़ाम्पल ले लो, हमसे कैसे दोस्ती करके हमारे साथ कितने घुल-मिल के रहते हैं ये लोग, तो यही बात है। The migration patterns of birds, for example, teach us about endurance and foresight, planning journeys over thousands of miles based on instinct and environmental cues। तो माइग्रेशन पैटर्न ऑफ बर्ड्स, तो देखो माइग्रेशन मतलब क्या होता है? माइग्रेशन मतलब होता है सीज़नल मूवमेंट, ठीक है? सीज़नल मूवमेंट, सीज़नल मतलब जैसे ही सीज़न चेंज होता है ना, ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी तो जो चिड़िया होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो दूसरी जगह पे अभी ट्रैवल कर मतलब उड़ के चले जाते हैं। ये क्यों चले जाते हैं भैया? इतनी गर्मी सह पाएँगे वो लोग बताओ? एक तो पेड़-वेड़ हम काट देते हैं, उसके चलते नहीं वो ये करते हैं, मतलब रह नहीं पाते, और ऐसे इतनी गर्मी वाली जगहें जैसे राजस्थान वगैरह ऐसे जगह में अगर वो रह रहे हैं, तो उनको अच्छा जगह थोड़ा चाहिए ना जहाँ पर छाँव हो, थोड़ा ठंडा माहौल हो, तो वहाँ चले जाते हैं वो उड़ के। तो सीज़नल बोल सकते हो मूवमेंट, सीज़नल मूवमेंट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, है ना? ये हो जाता है माइग्रेशन पैटर्न्स ऑफ बर्ड्स। फॉर एग्जांपल टीच अस द अबाउट एंड्योरेंस, ये क्या सिखाता है? एंड्योरेंस सिखाता है, ठीक है? एंड्योरेंस का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया था ना, मतलब सहनशीलता, ठीक है? आपकी कि कोई भी सिचुएशन ना आप उसको सह के चलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे लाइफ में, है ना? तो बताया था मैंने। एंड फोरसाइट प्लानिंग जर्नीज़, फोरसाइट प्लानिंग जर्नीज़ मतलब अ, फोरसाइट मतलब क्या? जो फ्यूचर में होने वाला है उसका एक सोचना, प्लानिंग करना, है ना? एबिलिटी टू एबिलिटी टू अ, थिंक ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, एबिलिटी टू थिंक,
व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, मतलब ये नहीं कि वो ज्योतिष वोतिष जानते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, सपोज 50 डिग्री सेल्सियस का गर्मी पड़ रहा है, अभी बर्ड्स लोग वहां रहेंगे तो भैया उनका तो वहाँ तंदूरी चिकन बन जाएगा ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग को पहले से आभास हो जाता है, जैसे आपको पता होगा अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी आता है तो बर्ड्स एनिमल्स ये सब का आभास हो जाता है, तो उनका आभास हो जाता है, इसीलिए वो पहले ही, जब सीज़न चेंज होने से पहले ही वो उड़ान भर देते हैं, माइग्रेशन करने लग जाते हैं। और माइल्स मतलब बहुत ही दूर-दूर का जर्नी वो लोग ट्रैवल करते हैं ना, समंदर लांघ के पार करते हैं। ईगल्स वगैरह तो बहुत बहुत ही घंटों-घंटों तक उड़ते हैं, है ना? प्लानिंग जर्नीज़ ओवर थाउज़ेंड्स ऑफ माइल्स, देखो थाउज़ेंड्स ऑफ माइल्स, हज़ार-हज़ार मील दूर तक वो डिस्टेंस तय करते, उड़ते हैं, है ना? बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट ये जो इंस्टिंक्ट होती है ना अपनी, एक इनबॉर्न बिहेवियर, ठीक है, एक रिएक्शन बोल सकते हो कि इनबॉर्न बिहेवियर, एक इनबॉर्न बिहेवियर या एक रिएक्शन आपकी बोल सकते हो, है ना? इंस्टिंक्ट, ठीक है, स्पाइडरमैन का वो जो इंस्टिंक्ट था ना, उसका इंस्टिंक्ट होता है, कुछ भी उसकी तरफ आ रहा है तो एकदम अलर्ट हो जाता था, तो स्पाइडी इंस्टिंक्ट क्या बोलते थे उसको? स्पाइडर सेंस, हाँ, वो एंड एनवायरमेंटल क्यूज़ मतलब जो क्यूज़ मतलब क्या? साइंस, एनवायरनमेंट के द्वारा दिए गए जो साइंस, ठीक है? एनवायरनमेंट आपको हिंट देती है ना कोई चीज़ का, देखो अभी चेंज होने वाला है, गर्मी आने वाली है ना, अर्थक्वेक आने वाला है, तो ये एनवायरनमेंटल साइंस, ठीक है? इस मतलब साइंस। चलो भैया, दिस shows how deeply wisdom is embedded in the natural world beyond mere survival, ठीक है? तो ये दिखाता है कि विज़डम, विज़डम है ना जो एक्सपीरियंस है ना, इज़ एम्बेडेड इन द नेचुरल वर्ल्ड। एम्बेडेड मतलब फिक्स्ड, फिक्स हुआ है, एम्बेडेड मतलब गड़ा हुआ है बोल सकते हो। फिक्स्ड इन द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है? नेचुरल वर्ल्ड में कैसे, जो विज़डम है ना? वो नॉलेज जो एक्सपीरियंस से मिलती है, वो कैसे घुला-मिला हुआ है ना, पूरा एकदम दबा हुआ है। बियॉन्ड मिड सर्वाइवल, सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं है, लेकिन विज़डम कैसे दबा हुआ है ना? वो बात है। अ मॉडल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है? मॉडल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, देखो सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी मतलब हो जाता है, एक तो सस्टेनेबिलिटी मतलब हो जाता है अपने आप को मेंटेन कर सको, ठीक है? विदाउट किसी के हेल्प से, ठीक है? चलो इसका बताता हूँ, ये सेल्फ सस्टेनिंग जो वर्ड है ना उससे बताता हूँ। नेचर इज अ सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ सस्टेनिंग मतलब क्या हो जाता है, देखो सेल्फ सस्टेनिंग मतलब एबल टू मेंटेन oneself, एबल टू मेंटेन itself without others help, without others, सस्टेनिंग मतलब वही अपने आप को मेंटेन कर सकना बिना किसी की मदद के, कितना आपके सस्टेन कर सकते हो, है ना? आपको अगर जैसे एग्जाम का प्रेशर है, तो एग्जाम का प्रेशर को कितना सस्टेन कर, कितना सह सकते हो, वो है ना सस्टेन का मतलब। सिस्टम वेयर एवरी कंपोनेंट हैज ए पर्पस, कंपोनेंट मतलब क्या, एक एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट, सारे जो चीजें मतलब, सारे चीज जो हो रही है ना, चीज जो हम हिंदी में चीज बोल रहे हैं ना, एवरीथिंग, वही एज ए पर्पस। तो सारी जो चीज़ है ना, कुछ भी घटित हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है भैया। बस मतलब कारण, कंट्रीब्यूटिंग टू द बैलेंस ऑफ लाइफ ऑन, कंट्रीब्यूट करता है, क्या कंट्रीब्यूट करता है वो, बैलेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अभी कुछ भी हो रहा है, जैसे एक बच्चा जन्म ले रहा है, कोई गुजर जा रहा है ना, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, तो हर चीज जो है ना वो बैलेंस बनाने पे ही है, अर्थ में बैलेंस बनाने के लिए ही हो रही है, ये समझ लो। नेचर का यही बोलना है कि देखो जो भी घटित हो रहा है वो अर्थ अर्थ में बैलेंस बनाने के लिए हो रहा है, ठीक है? Unlike human made systems, nature produces to waste. Everything is reused, recycled and or returned to the earth. तो अनलाइक जो ह्यूमन मेड सिस्टम, ठीक है, जो इंसान ने बनाया हुआ सिस्टम है ना, जैसे इंसान ने जो बनाया हुआ सिस्टम है वो तो अलग है ना? नेचर का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता, ठीक है? एवरीथिंग इज़ रीयूज्ड, सारी चीज़ फिर से यूज़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिसाइकल हो जाते हैं ना, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, रिसाइकल और रिटर्न टू द अर्थ। जैसे सपोज़ एक कोई जानवर मर गया, ठीक है? उसको हम दफ़ना दिए, अब उसका जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो डीके हो गए, सड़ गए और फिर वो सॉइल में मिल गए। अब उससे एक प्लांट को फ़ायदा हुआ, ठीक है? वो प्लांट ने हमको क्या दिया?
फूल पत्ते दिए, है ना? फल दिए, फूल फल दिए, वो फल को हमने खाया, ठीक है? ठीक है, हमारा जो फिर निकलता है ना, वो फिर से हमने वो उससे खाद बनता है ना? खाद बनता है और वो खाद फिर से प्लांट के ग्रोथ में, तो जो हर चीज़ है ना, देखो कैसे रीयूज़ हो रहा है, रीयूज़ हो रहा है, उस चीज़ का रीसाइकल हो रहा है, ठीक है? फिर से अर्थ को रिटर्न ही हो रहा है, ठीक है? हर चीज़ घूम फिर के अर्थ को रिटर्न होता है। तो यही बोला गया, ये स्टेटमेंट में यही बोला गया, जो मैंने सिंपल टर्म्स में समझा दिया, ठीक है? और ये मतलब इसके कंपैरिज़न में अनलाइक ह्यूमन मेड सिस्टम, ह्यूमन ने क्या बनाया भैया? प्लास्टिक बनाया, ठीक है? इसको गाड़ो तो पता चला मिलियंस ऑफ ईयर्स तक तब भी साला वो अ, अर्थ में मिलते नहीं है, सॉइल में मिलता नहीं है, उसका कुछ होता नहीं है। ऊपर से पॉल्यूशन दुनिया का करता है, पानी में जाए तो पानी का पॉल्यूशन, है ना? जलाओ तो एयर पॉल्यूशन, हर टाइप का पॉल्यूशन। नेचर जो है ना वो पक्षपात नहीं करती है, नेचर वेस्ट नहीं करती है, हर चीज़ को रिसाइकल, रीयूज़ और अपने अंदर रिटर्न ले लेती है ना? ये बोलने का मतलब है। द फूड चेन, न्यूट्रिएंट साइकल्स एंड इवन डिकेइंग मैटर कंट्रीब्यूट टू द साइकिल ऑफ लाइफ, ठीक है? This sustainable model demonstrates the importance of conversation, reminding us to use resources responsibly and reduce our ecological footprint. तो देखो इतना सब जो लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स बता दूं। सबसे पहले फूड चेन जो क्या है? फूड चेन जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, जैसे सपोज कि फूड चेन क्या है? एक घास है, पहले ग्रास से शुरू करता हूँ ना, बायोलॉजी का क्लास ले लेता हूँ। ग्रास, ग्रास को कौन खाता है? डियर खाता है। डियर को कौन खाता है भैया? डियर को खाता है शेर, लायन, ठीक है? ऐसे ये जो फूड चेन बन गया ना एक चेन, और भी अच्छे से मैं बता सकता था, जैसे कि घास खाता है, घास खाता है कौन? स्क्विरल खाता है सपोज, है ना? गिलहरी स्क्विरल खाती है। स्क्विरल को कौन खाता है? स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है। ईगल को कौन खाता है? हम लोग पका के खाते हैं। ठीक है? ईगल को अलग जानवर सब खाते हैं। तो ऐसे ही एक जो फूड चेन हो गया ना, ये इसको बोलते हैं फूड चेन, है ना? हर कोई एक दूसरे का खाना है। लास्ट में क्या होता है? अर्थ में जाके मिल जाते हैं। वो भी मरेगा एक दिन, है ना? ईगल मरेगा या फिर ईगल को कोई मार देगा, तो बस वो घूम फिर के अर्थ में ही आएगा। तो यही बोला जाता है न्यूट्रिएंट साइकल्स एंड इवन डिकेइंग मैटर कंट्रीब्यूट टू द साइकिल ऑफ लाइफ। तो ये जो सारे चीजें हैं ना, ये कंट्रीब्यूट करते हैं लाइफ के साइकिल को। दिस सस्टेनेबल मॉडल डेमोन्स्ट्रेट्स मतलब कैसे बता रहा हूँ, शो करता है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब शो, ये वर्ड आता है बहुत बार एग्जाम्स में, ठीक है? मॉडल शोज, दिखाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, रिमाइंडिंग अस टू यूज रिसोर्सेज responsibly and reduce our ecological footprint. कंजर्वेशन मतलब क्या? कंजर्वेशन मतलब किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है? किसी चीज को प्रोटेक्ट करना और प्रोटेक्ट एंड केयरफुली यूज करना, ठीक है? केयरफुली मैनेज करना, ठीक है? सबसे अच्छा वर्ड है मैनेज करना, केयरफुली मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स, ठीक है? प्रोटेक्ट एंड केयरफुली मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स। कंजर्वेशन यही होता है, किसी चीज को भी बचाव करके, जैसे पेट्रोल, जैसे कुछ भी बोल सकते हो, पेट्रोल डीजल ये सब, है ना? कोयला, ये सब कैसे हमको कंजर्व करना चाहिए, है ना? थोड़ा बचा बचा के यूज करना चाहिए, केयरफुली, है ना? ये नहीं कि फालतू में पार्टी कर रहे हैं, पिकनिक गए तो कोयला से जला रहे हैं एकदम, है ना? तो वैसा नहीं, जैसे कंजर्व कर करके बचा के चलाना चाहिए। रिमाइंडिंग अस टू यूज रिसोर्सेज रेस्पॉन्सिबली, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, है ना? ज़िम्मेदारी के साथ हमें यूज़ करना चाहिए। और एंड रिड्यूस अवर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब क्या है? इम्पैक्ट ऑफ अ पर्सन और कम्युनिटी ऑन द, मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब क्या? अभी तुम्हारा जो तुम क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो इस एनवायरनमेंट में, इस सोसाइटी में, है ना? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि किसी पर्सन का हो, कोई भी चीज़ का, ठीक है? जानवर का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, आप क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो? क्या छोड़ के जा रहे हो? है ना? वो। In an era where human activity often disrupts this balance, the message from nature is clear. Sustainability is not a choice, but a necessity. तो सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक चॉइस नहीं है भैया, वो एक जरूरत है, ठीक है? वो एक चॉइस नहीं है, वो एक जरूरत है। इसमें डिसरप्ट्स का मतलब क्या है? बिगाड़ता है, इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट तो मतलब पता ही होगा, है ना? इंटरप्ट्स
या फिर बोल सकते हैं डिस्टर्ब करता है। इन द एरा वेयर ह्यूमन एक्टिविटी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, वो क्या करता है? इंटरप्ट करता है, डिस्टर्ब करता है इस बैलेंस को, जो नेचर के बैलेंस है ना, उसको हमेशा डिस्टर्ब करता है। द मैसेज फ्रॉम नेचर इज़ क्लियर। तो मैसेज क्या दे रहा है? नेचर जो है मैसेज क्या दे रहा है? सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट ए चॉइस बट ए नेसेसिटी। जो सस्टेनेबिलिटी है ना, सस्टेनेबिलिटी मतलब वही कि हम सबको चीज़ को बचा-बचा के अच्छे से यूज़ करना है ना? ये एक चॉइस नहीं है, तुमको चॉइस नहीं मिल रहा है भैया कि हाँ, कोयला तुम फटाफट से उड़ा दो एकदम, है ना? वो नहीं, भाई बचाओगे नहीं आज को तो कल को यूज़ भी नहीं कर पाओगे, एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो फिर हाथ मलते बैठ जाओगे, है ना? वैसे ही, तो एक ज़रूरत है, नेसेसिटी है ना? When we observe natural ecosystems, we see the value of restraint and renewal guiding principles that could lead us towards a healthier planet. When we observe natural ecosystems, है ना? जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व मतलब क्या? वॉच करते केयरफुली, ये वॉच केयरफुली। ये छोटे-छोटे वर्ड्स भी बताता हूँ यार, ताकि आप लोग जब रीड करो ना इसको, तो एकदम प्रो जैसा रीड करो, है ना? ऐसा रीड करो कि आपको एक बार में समझ आए चीज़ें, ठीक है? व्हेन वी ऑब्जर्व नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचुरल इकोसिस्टम्स है यही है, नेचुरल नेचर के जो बनाए हुए जो ये है ना, जो सिस्टम्स चल रहे हैं, समझ जो भी उसका सिस्टम है ना जो चल रहा है वही वी सी वी सी द वैल्यू ऑफ रिस्ट्रेंट एंड रिन्यूअल गाइडिंग प्रिंसिपल्स। रिस्ट्रेंट मतलब क्या? रिस्ट्रेंट मतलब हो जाता है कि एक लिमिटिंग, लिमिटिंग या होल्ड बैक करना, लिमिटिंग या होल्ड बैक करना, ठीक है? एंड रिन्यूअल, ठीक है? रिन्यूअल गाइडिंग प्रिंसिपल, रिन्यू मतलब रिन्यू करना, रिन्यूअल मतलब क्या? रिन्यू करना जिस चीज़ को, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है? जो वो प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो हमको हेल्प कर सकते हैं, है ना? किस चीज़ में? एक अच्छे हेल्थियर प्लैनेट बनाने में कर सकते हैं, ठीक है? वो लिमिटेशंस, ठीक है? वो लिमिटेशन जो नेचर हम पे लगाती है ना? हम इंसान हैं भैया, है ना? तो नेचर जो है लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि अभी एक इंसान आया और पहाड़ उखाड़ के फेंक दिया, है ना? पेड़ उखाड़ के फेंक रहा है ना? वैसे तो कर नहीं सकता, उसके पास लिमिटेड पावर्स है, ठीक है? उसके पास लिमिटेड पावर्स है और जैसे मान लो अगर इंसान ने पेड़ काट भी दिया, तो फिर से पेड़ उगते भी हैं, तो ऐसा रिन्यू होता है ना? रिस्ट्रेंट एंड रिन्यू इसका मतलब यही है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना? उसने सीमित शक्ति दी है हमें, है ना? वही है, अगर लेकिन हम अभी इतने टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं कि हम पावरफुल हो गए हैं ना, रिस्ट्रेंट वाला जो है नेचर जो लगाती है, उसको तोड़ रहे हैं कहीं न कहीं। तो यही बोलने का ये है, ठीक है? फाइंडिंग पीस एंड हीलिंग इन नेचर, ठीक है? फाइंडिंग पीस, पीस मतलब शांति, फाइंडिंग पीस और हीलिंग, हीलिंग मतलब हील करना किसी चीज़ को, घाव भरना है ना जैसे। नेचर हैज़ लॉन्ग बीन नोन फॉर हिज रेस्ट्रो restorative qualities, offering a refuge from the business of cycle। बिज़ीनेस, ये बिज़ीनेस है ना, बिज़ी हो जाने वो बोला। तो नेचर एक रेस्टोरेटिव मतलब क्या? रेस्टोरेटिव मतलब रिस्टोर कर लेना, हेल्थ रिस्टोर कर लेना। एबिलिटी टू एबिलिटी टू रिस्टोर हेल्थ या फिर आपका वेल-बीइंग जो है, वही वो हेल्थ या वेल-बीइंग उसको रिस्टोर कर लेना, वो क्वालिटीज़ ऑफरिंग अ रिफ्यूज फ्रॉम द बिज़ीनेस ऑफ साइकिल। रिफ्यूज मतलब क्या? अपने रिफ्यूजी है ना? रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब एक शेल्टर, एक घर, शेल्टर या सेफर प्लेस बोल सकते हो, ठीक है? तो नेचर हैज़ लॉन्ग बीन नोन फॉर रिस्टोरेटिव, मतलब नेचर को अगर हम हार्म भी पहुँचाते हैं ना, जैसे अभी कोविड के टाइम में कैसे पता चला था कि इंसान फैक्ट्रीज़ वगैरह ये सब चला नहीं रही है, तो जो ओज़ोन लेयर है ना, वो अपने आप भर गया था, भरने लगा था। अगर ह्यूमन्स अगर 5 साल तक कुछ एक्टिविटीज़ ना करें, मतलब करें, खेती-बाड़ी सब कुछ करें, लेकिन ये फैक्ट्रीज़ वगैरह जो हार्मफुल चीज़ें वो सब नहीं करें ना, तो ओज़ोन लेयर नेचर हील हो जाएगा। ठीक है? ओज़ोन लेयर भर जाएगा और जो हवा है वो और ताज़ी हो जाएगी, तो ये सब हो जाएगा, है ना? तो नेचर जो है अपनी रिस्टोरेटिव क्वालिटीज़, अपनी जो हील करने वाली क्वालिटीज़ है उसके लिए फ़ेमस है, ठीक है? ऑफरिंग अ रेफ्यूजी फ्रॉम द बिज़नेस ऑफ साइकिल, ठीक है? इग्नोर करना साउंड साउंड वगैरह आएगा तो, है ना? ऑफरिंग रेफ्यूजी तो एक सेफर प्लेस देता है, अर्थ को एक हैबिटेबल ज़ोन बनाता है, एक अच्छा घर बनाता है ना? फ्रॉम बिज़नेस ऑफ लाइफ, बिज़ी हो जाते हैं ना लाइफ में उससे, ठीक है? चलो भैया आगे देखते हैं।
The claiming sound of waves, the gentle rustle of leaves, and the refreshing mountain air provide a sense of tranquility that no other environment can offer. The calming sound of waves. Calming sound मतलब calm मतलब पता है ना calm मतलब जो which makes you peaceful, which makes you feel peaceful, शांति, calming शांत हो जाना, sound of waves. कुछ कुछ ऐसे साउंड होते हैं ना, अब नेचर में बैठो कभी पार्क वार्क में एकदम शांत जगह में, तो कैसे एकदम अच्छा लगता है ना, दिमाग शांत हो जाता है ना, दिमाग शांत हो जाता है और एकदम हल्का लगता है ना, नींद सी आ जाती है ना, वैसे द जेंटल रशल्स ऑफ लीव्स है ना, पत्ते जो लहराते हैं, तो वो जो रशल होती है ना पत्ते की, रशल मतलब क्या हो जाता है, क्रैकलिंग साउंड बोल सकते हो, एक मफल्ड साउंड, मफल्ड मतलब वही पत्तों के साउंड है ना, उसको ही बोलते हैं, ठीक है, ये तो बस सिनोनिम्स है। एंड रिफ्रेशिंग माउंटेन, एक कभी पहाड़-वहाड़ में जाओ ठंडे के दिन में है ना, चाय-वाय बना के पियो यार, मज़ा आ जाएगा है ना, रिफ्रेश लग जाएगा पूरा। रिफ्रेशिंग माउंटेन एयर प्रोवाइड अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब इतना भारी भरकम वर्ड है लेकिन ना कितना अच्छा मीनिंग है। पीसफुलनेस, 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 ट्रैंक्विलिटी मतलब पीसफुलनेस, शांति दैट नो अदर एनवायरनमेंट कैन ऑफर, है ना? तो नेचर के सामने जब बैठोगे है ना, पत्ते लहराते रहेंगे, हवा चलते रहेगी, है ना? माउंटेन में बैठे हो, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो, तो उससे अच्छा और मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट आपको कहाँ मिलेगा बताओ? ऑफ़िस में बैठे हो, है ना? सोच लो कैसा एनवायरनमेंट लग रहा है आपको, है ना? दिमाग खराब हो रहा है, बॉस चिढ़ रहा है ना? ट्रैफिक में फँसे हो, एकदम पों-पों हॉक मारने से हॉकिंग कर रहे हैं ना, हॉर्न मार रहे हैं, दिमाग खराब होगा। तो जो नेचर की जो एनवायरनमेंट है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट, तो वो सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट रहती है, यही बोलने का इस सेंटेंस का मतलब था। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है? दिस साइलेंट स्ट्रेंथ टीचेस अस पेशेंस एंड द वैल्यू ऑफ टाइम। ये जो साइलेंट स्ट्रेंथ है ना, ये हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है हमें पेशेंस सिखाती है ना, ठहराव, पेशेंस सिखाती है एंड द वैल्यू ऑफ टाइम, और टाइम की जो वैल्यू है वो सिखाती है हमें, ठीक है? वो हमें सिखाती है। बाय ऑब्जर्विंग दिस प्रोसेस वी लर्न टू अप्रिशिएट प्रोग्रेस इन इट्स ओन टाइम रादर देन सीकिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स। बाय ऑब्जर्विंग दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेसेस है ना, नेचर की जो प्रोसेस है, इसको हम ऑब्जर्व करके क्या सीखते हैं कि हम वी लर्न टू अप्रिशिएट प्रोग्रेस, कि हम लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं भाई, है ना? सब कुछ एक कारण से हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहे हैं इन इट्स ओन टाइम, सब टाइम लेगा अपना, है ना? अपना-अपना टाइम लेगा, हर चीज़ को मतलब अ, उभारने में टाइम लगता है। सीकिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स, इसके बजाय कि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स, है ना? इंस्टेंट रिजल्ट, द रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में कुछ नहीं होता। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब हर चीज़ को रिज़ल्ट बनने में टाइम लगता है। जैसे अभी मैं आपको बोलूँ कि अभी ये आर्टिकल खत्म होने के बाद आप इंग्लिश के पीरो बन जाओगे, प्रो बन जाओगे। हो सकता है क्या? नहीं होगा ना? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टाइम लगेगा। इतने सारे एडिटोरियल्स देखोगे, खुद थोड़े मूवीज़ देखोगे, सॉन्ग्स सुनोगे, है ना? बातचीत करोगे, है ना? तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसमें अच्छे बन जाओगे। आपकी जो एक्सेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगी, वर्ड्स जानोगे, वोकैब सीखोगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है वो हो जाएगा, है ना? चलो आगे देखते हैं, ठीक है? आगे क्या है? एम्ब्रेसिंग ह्यूमिलिटी एंड पर्सपेक्टिव, ठीक है? एम्ब्रेसिंग ह्यूमिलिटी एंड पर्सपेक्टिव। तो ये क्या बोल रहा है? ह्यूमिलिटी, ठीक? ह्यूमिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? देखो ह्यूमिलिटी मतलब ह्यूमिलिएट हो जाना, थोड़ा बेइज्जती हो जाना, है ना? इंसल्ट, इंसल्ट, इंसल्ट एंड पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब विज़न, योर विज़न, ठीक है? योर विज़न, है ना? तो चलो द वास्टनेस ऑफ नेचर ऑल्सो इंस्टिल्स ह्यूमिलिटी, ठीक है? जो नेचर का जो ये है ना वास्टनेस है, ठीक है? वास्टनेस जो है मतलब वास्टनेस मतलब क्या, जो वाइडनेस, नेचर का जो क्या वाइडनेस, जो इतना बड़ा है ना नेचर, उस चीज़ की बात हो रही है ना? तो नेचर की जो वास्टनेस है वो नेचर आल्सो इंस्टिल्स, इंस्टिल्स मतलब डालती है क्या, ह्यूमिलिटी भी डालती है। स्टैंडिंग बिफोर एन एंशिएंट माउंटेन रेंज और द एंडलेस सी रिमाइंड्स ऑफ आवर प्लेस इन यूनिवर्स एंड ट्रांसिएंट नेचर ऑफ द एक्सिस्टेंस। नेचर हमें ये दिखाता है ना कि देखो भैया तुम्हारी औकात औकात क्या है ना?
तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने, है ना? एक पहाड़ के सामने तुम खड़े हो, एक एंशिएंट माउंटेन पर्वत एकदम, है ना? चट्टान के सामने खड़े हो, एक विशाल चट्टान के सामने खड़े हो, एक ऐसे समंदर के सामने खड़े हो जो एंडलेस है, कहीं दूर-दूर तो खत्म होते हुए दिख ही नहीं रही है ना? उसके सामने खड़ी हो। तुम्हारी औकात क्या है भैया? वही दिखाता है, ठीक है? वास्टनेस मतलब ग्रेट इनसाइट, है ना? इंस्टिंक्ट्स मतलब क्या हो जाता है? एस्टैब्लिशेस ठीक है? ग्रेजुअली धीरे-धीरे एस्टैब्लिश करती है, एस्टैब्लिशेस तब धीरे-धीरे तुम्हारे अंदर वो ह्यूमिलिटी फील हो जाएगी कि यार मैं क्या हूँ इस दुनिया में, है ना? होती भी है ह्यूमिलिटी। तो ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट मतलब क्या? ये ट्रांजिएंट का मतलब टेम्पोररी, टेम्पोररी जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है जो। एंडलेस रिमांड्स ऑफ द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, है ना? जो अपना टेम्पररी है। पर्वत, पहाड़ ये सब ये जो नेचर है ये तो हमेशा के लिए रहेंगे। अपनी जो ह्यूमन्स की लाइफ है ना? कितने टाइम के लिए है? तो किस चीज़ का घमंड करना वही है ना? This perspective can shift our understanding of what is truly important, grounding us in values that go beyond material gains and personal achievements. ठीक है? ये जो पर्सपेक्टिव है ना? एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव मतलब क्या? एक विजन या बोल सकते हो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड, ठीक है? एक एटीट्यूड, एक दृष्टिकोण आप कैसे चीज़ों को देख रहे हो। ये जो तरीका है ना, ये जो अभी सेंटेंस में बोला गया है, ये जो तरीका है देखने का कैन शिफ्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ ट्रूली इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये हमारी जो सोच है ना? हम अपनी जो सोचने की जो क्षमता है इसको पूरा हिला सकता है ना? हिलाने की क्षमता रखती है। ऑफ व्हाट इज़ ट्रूली इम्पोर्टेंट कि क्या रियली लाइफ में ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है लाइफ में? ग्राउंडिंग अस इन वैल्यूज़, ठीक है? ग्राउंडिंग मतलब क्या? ग्राउंडिंग अस इन वैल्यूज़ मतलब एस्टैब्लिशेस अस इन द वैल्यूज़। हमको किस चीज़ में? वैल्यूज़ में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वैल्यूज़ में हमको बना दें। दैट गो बियॉन्ड मटेरियल गेन्स, जो ये मटेरियल गेन्स है ना उससे भी परे। मटेरियल गेन्स मतलब क्या? जो सांसारिक मोह माया है ना उस चीज़ का। एंड पर्सनल अचीवमेंट्स, जो पर्सनल अचीवमेंट्स हम है ना कुछ-कुछ अचीव कर लेते हैं। अच्छा देखिए आईफ़ोन खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ना स्नैपचैट में फ़िल्टर लगा के सुंदर बन गए। तो ये सब जो पर्सनल अचीवमेंट है ना नेचर उससे भी परे है, उससे भी ऊपर है ना? व्हेन वी डेल्व, तो ये हम लेसन क्या सीख रहे हैं? व्हेन वी डेल्व इनटू द नेचुरल वर्ल्ड वी रियलाइज दैट नेचर होल्ड्स आंसर टू क्वेश्चंस वी मे नॉट हैव इवन थॉट टू आस्क। तो व्हेन वी डेल्व मतलब क्या? एक्सप्लोर डीपली। अच्छे-अच्छे वर्ड्स है यार। एक्सप्लोर डीपली, डेल्व DELVE डेल्व मतलब डीपली एक्सप्लोर कर रहे हो जब पूरा खोज रहे हो इन द नेचुरल वर्ल्ड में जब खोज रहे हो हम रियलाइज करते हैं कि नेचर होल्ड आंसर्स टू क्वेश्चंस वी मे नॉट हैव इवन थॉट टू आस्क। नेचर ऐसी ऐसी आंसर्स का मतलब है उसके पास ऐसे ऐसे आंसर्स हैं जिस चीज का क्वेश्चन हम सोचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेंटेंस का मतलब वो है। ऐसे-ऐसे आंसर्स वो उसके पास रेडी टू सर्व है जो जो इस क्वेश्चन को हम सोच भी नहीं सकते, हम ह्यूमन सोच नहीं सकते। ठीक है? चलो भैया आगे देखते हैं। Its lesson can guide us, teaching us that we are part of something greater, interconnected with every living. इसके जो लेसन है ना इंटरकनेक्टेड, पहले वर्ड देख लो। इंटरकनेक्टेड मतलब क्या? इंटरकनेक्टेड मतलब कनेक्टेड विद ईच अदर, कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है? एक दूसरे से हम कैसे कनेक्टेड है, ये चीज इस चीज को दिखाता है। इसके जो लेसन है ना, इसका जो ज्ञान है, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान है, वो हमको क्या सिखाती है कि कुछ समथिंग ग्रेटर इंटरकनेक्टेड ना, कुछ एक ग्रेटर पावर हमसे भी कुछ ऊपर है ना? अपुरी भगवान नहीं है, अपने से भी कुछ आगे है ना? विथ एवरी लिविंग थिंग, ठीक है? सारे लिविंग थिंग से हम इंटरकनेक्टेड है, सारे जीव जंतु सबसे इंटरकनेक्ट है ना? बाय ओपनिंग ourselves to nature's wisdom, ठीक है? We gain insights into our own lives, helping us grow not just as individuals but as stewards of the insights। मतलब क्या? इनसाइट्स मतलब कल ही एक ने एडिटोरियल में बताया था, इनसाइट्स मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग
ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का डीप अंडरस्टैंडिंग अगर आप ले रहे हो ना, वो वी गेन इनसाइट्स, वी गेन द डीप अंडरस्टैंडिंग इनटू आवर ओन लाइव्स, हेल्पिंग अस टू ग्रो, अपने को ग्रो करने में, अपने को डेवलप करने में मदद करती है। नॉट जस्ट एज इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअली नहीं, बट एज स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट। स्टीवर्ड्स मतलब क्या? पीपल हु टेक केयर ऑफ, पीपल हु कैन टेक केयर ऑफ, ठीक है? जो नेचर है, उसने ह्यूमन्स बनाए ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास जो बुद्धि है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम नेचर का ख्याल रखें, ठीक है? दूसरों के लिए अच्छा एक अच्छा लिविंग स्पेस बनाएँ उसको, ठीक है? तो यही था इसका बोलने का मतलब, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल था, है ना? बहुत अच्छी सीख दे गया। आई गेस कि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना? सारे वर्ड्स जो थे बहुत ही अच्छे-अच्छे वर्ड्स थे। ये जैसे ही मैं ये कर रहा हूँ, तो ये आप एक-एक बार इस स्लाइड को रोक के ज़रूर से पढ़िए। ठीक है, मेरा हमेशा बोलना यही रहेगा। खुद से रीडिंग मारेंगे, तो आपका बहुत अच्छा, मतलब बहुत हद तक आपकी जो रीडिंग क्वालिटी है, इंग्लिश सीखने की जो लिटरेसी है, वो बढ़ जाएगी। चलो, तो अभी डेली 10 वोकैब हम करेंगे आज से। तो अभी 10 वोकैब कर लेते हैं, ठीक है? तो आज से अपन लोग वोकैब सब देखेंगे जो एडिटोरियल में आए हुए हैं, है ना? चलो 10 वोकैब है, जल्दी-जल्दी निपटाते हैं। क्लैरवॉयंट, क्लैरवॉयंट मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसी एबिलिटी, ठीक है? तो जिस चीज़ से आप फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हो, ठीक है? एन एबिलिटी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, एन एबिलिटी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, प्रेडिक्ट फ्यूचर तो नहीं, प्रेडिक्ट फ्यूचर मतलब ही प्रेडिक्ट करना ही ये हो जाएगा। प्रेडिक्ट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। हाँ, जी हाँ, ज्योतिष, है ना? क्लैरवॉयंट, द क्लैरवॉयंट, ये एग्जांपल है। द क्लैरवॉयंट एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड द आउटकम ऑफ द रेस। द क्लैरवॉयंट, जो ज्योतिषी था, वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लिया, सोच लिया, है ना? आउटकम ऑफ द रेस, जो रेस का परिणाम क्या होगा वो पहले से ही सोच लिया। कौन? क्लैरवॉयंट, 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 ठीक है? बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से स्पेल कर सको इसे, ठीक है? सोजर्न, सोजर्न मतलब क्या होता है? एक टेम्पररी विजिट, ए टेम्पोररी विजिट, आप कहीं भी जा रहे हो एक टेम्पररी विजिट के लिए, 2 दिन के लिए रुक रहे हो, है ना? 2-3 दिन के लिए रुक रहे हो, छोटा सा विजिट है ना? कुछ घंटे के लिए कहीं पर रुक रहे हो, तो उसको बोलते हैं सोजन। तो ड्यूरिंग देयर सोजन इन पुरी, दे विजिटेड ऑल द टेम्पल्स, ठीक है? ड्यूरिंग द सोजन इन पुरी, सोजन मतलब एक स्मॉल विजिट, पुरी में जब वो एक छोटे से विजिट के लिए गए थे, तो उन्होंने वहाँ के सारे मंदिर घूम लिए, सारे मंदिर घूम लिए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, चलो। एब्निगेट, एब्निगेट मतलब क्या? एब्निगेट मतलब त्याग कर देना, ठीक है? टू रिनाउंस, टू रिनाउंस और रिजेक्ट समथिंग, टू रिनाउंस और रिजेक्ट समथिंग, ठीक है? तो रिनाउंस और रिजेक्ट कर देना, ठीक है? सांसारिक मोह माया को रिजेक्ट कर दिया, है ना? दस मॉन्क डिसाइडेड टू एब्निगेट ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स टू परस्यू अ लाइफ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो मॉन्क थे, उन्होंने डिसाइड किया कि सारे जो दुनिया के जो ये है ना, मोह माया है ना, उसको छोड़ देने के लिए। क्यों? एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए, ठीक है? द मॉन्क डिसाइडेड टू एब्निगेट ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स टू परस्यू अ लाइफ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? चलो आगे देखते हैं भैया। मैलिंग, मैलिंग मतलब ना फाकी मारना, है ना? गुठली मारना, बंक मारना, है ना? ये ये होता है। ये मैलिंगर मतलब प्रिटेंड, इसे बीमार बनने का एक्टिंग करना, ठीक है? ताकि आपको स्कूल या फिर अपने काम से छुट्टी मिल सके। प्रिटेंड टू बी इल, ठीक है? टू एस्केप फ्रॉम वर्क, एस्केप फ्रॉम वर्क, ठीक है? बीमार होने का नाटक करना, ठीक है? मैलिंगर, ठीक है? मैं तो बहुत बड़ा मैलिंगर था यार, हमेशा मैलिंगरिंग करते रहता था, स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढते रहता था। ही वॉज मैलिंगरिंग टू स्किप स्कूल, ठीक है? ही वॉज मैलिंगरिंग, वो मैलिंगर कर रहा था, मैलिंगरिंग कर रहा था स्कूल ना जाने के लिए, स्किप करने के लिए, ठीक है? बेम्यूस, बेम्यूस, बेम्यूस बोलते हैं, बेम्यूस मतलब क्या? कंफ्यूज हो जाना, कन्फ्यूजिया गए भैया हम, है ना? कंफ्यूज हो जाना, है ना? पजल्ड हो जाना, एकदम से हकबका गए,
अचंभित हो गए, है ना? ही गॉट bemused इन द मैथ्स प्रॉब्लम। ज़ाहिर-सी बात है भैया, मैथ्स प्रॉब्लम में वो बेम्यूस हो गया, है ना? कन्फ्यूज़्ड हो गया। तो ईज़ी सेंटेंस मैंने जानबूझ के लिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इन्योर, इन्योर मतलब क्या? इन्योर मतलब किसी चीज़ को भी मतलब ऐसा कस्टम मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना, ठीक है? कस्टम करना। इट फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन बोल सकते हो। अनप्लेज़ेंट सिचुएशन, फेस, ठीक है? फेस अनप्लेज़ेंट सिचुएशन। तो ये अनप्लेज़ेंट सिचुएशन इसीलिए होते हैं क्या? टू बिकम स्ट्रॉन्ग या बाद में उस चीज़ का ज़्यादा असर आपको ना पड़े इसीलिए, ठीक है? सोल्जर्स ऑफ़न बिकम इन्योर्ड टू डिफिकल्ट कंडीशंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जो सोल्जर्स होते हैं ना, अपने सैनिक होते हैं, वो डिफिकल्ट सिचुएशन से इन्योर हो जाते हैं, ठीक है? ताकि उनको बाद में जब रियल जंग की बात आए ना, तो उनको वो इतना परेशान ना करे वो सिचुएशन, ठीक है? जो चाणक्य थे ना, चाणक्य क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को ज़हर देते थे खाने में। डेली थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ज़हर देते थे। तो इस क्यों देते थे? अब जब ना कभी अगर उनको कोई खाने में सही में ज़हर दे दिया, मतलब ज़्यादा मात्रा में भी ज़हर दिए, तो उनका शरीर इतना झेल सकता था उस ज़हर की कैपेसिटी को कि उन उनकी मौत जो है पॉइज़न से मतलब ज़हर से मौत नहीं होगी। इसीलिए थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ज़हर देते ताकि उनका बॉडी जो है अडैप्ट कर ले, अडैप्ट। अभी एक वर्ड पढ़ा था ना हमने एडिटोरियल में। कर ले ज़हर से, है ना? एडजस्ट हो जाए बॉडी के साथ, ताकि उनको जब सही में कोई ज़हर दे दे तो मौत ना आए उनको, है ना? चलो भैया आगे देखते हैं। फैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल फैटिग मतलब क्या होता है देखो, फैटिग मतलब थकावट, थकावट, ठीक है? फैटिग जब फैटिग आ जाती है तो हम क्या कर देते हैं? गिव अप कर देते हैं, ठीक है? हार मान जाते हैं, फैटिग हो जाती है ना तो हम हार मान जाते हैं। इंडिफैटिगेबल मतलब क्या हो जाता है? इंडिफैटिगेबल मतलब हो जाता है द नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड। His indefatigable dedication led him to excel in exams। excel मतलब क्या? excel मतलब excellent, अच्छे से मतलब परफॉर्म करना, है ना? परफॉर्म वेरी वेल, परफॉर्म वेरी वेल, ठीक है? इन एग्जाम्स, इनडिफैटिगेबल वही ना, नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड था, है ना? डेडिकेशन था उसका, वो उसको एग्जाम में बहुत अच्छे परफॉर्म करने के लिए हेल्प की। ओके, लेट्स मूव द फ्यूरोर। फ्यूरोर क्या है? बहुत ही ज़्यादा एंगर, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को सुन के ना एकदम एकदम से गुस्सा आ जाए। टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, टू बिकम वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, ठीक है? बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, है ना? खास करके ज़्यादातर किसी चीज़ को सुन के, है ना? द न्यू पॉलिसी बाय गवर्नमेंट लेड टू फ्यूरोर अमंग द सिटीजन्स, ठीक है? लेड टू फ्यूरोर। तो जो नया गवर्नमेंट का जो नया पॉलिसी था वो सुन के ना लोग मतलब जो सिटीजन्स का है अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, है ना? बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया उनके अंदर। ऐसे जैसे उस फॉर एग्ज़ाम्पल बजट, अभी इस साल का बजट सुन के ना बहुत जन को मतलब बहुत से लोगों का इतना टैक्स रेट इतना बढ़ा रखा है ना, तो उसको सुन के बहुत लोगों का दिमाग खराब हो गया ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो यही है फ्यूरोर वाला फीलिंग, है ना? ये फ्यूरोर फीलिंग है। बजट के रेट, टैक्स रेट देख के सबको सब फ्यूरोर से भर गए, ठीक है? पेंसिव, पेंसिव मतलब क्या? वेरी डीपली थॉटफुल, डीपली या सीरियसली थॉटफुल, है ना? बहुत ही गहरी चिंतन में फँस जाना मतलब बहुत बहुत ही गहरी चिंतन करना, है ना? अमित वाज़ वेरी पेंसिव अबाउट हिज़ एग्ज़ाम फेलियर। तो अमित जो है वो अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया और बहुत ही डीप सोच में मतलब चला गया वो, है ना? तो वेरी सीरियसली थॉटफुल सिचुएशन में चला गया, ठीक है? चलो लास्ट वर्ड टुडे, कन्फैबुलेट, ठीक है? कन्फैबुलेट मतलब क्या? वही जो हम कब से कर रहे हैं, ये कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन या टॉक, चैट, कन्फैबुलेट, ठीक है? इतना इतना भारी भरकम वर्ड लेकिन देखो कितना छोटा-सा उसका, ये कन्फैबुलेट मतलब अच्छे से मतलब हैपीली, ठीक है? हैपीली, खास करके थोड़ा अच्छे से दोस्त-वोस्त लोग के साथ जब बात करते हैं ना तो वैसे ही।
वी लाइक टू कॉन्फैबुलेट अबाउट पॉलिटिक्स, वी लाइक्स नहीं होगा, लाइक टू कॉन्फैबुलेट अबाउट पॉलिटिक्स, मतलब हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना बहुत पसंद करते हैं, है ना? बहुत पसंद करते हैं कॉन्फैबुलेट करना, ठीक है? चलो गाइस, तो ये थे 10 वर्ड्स, है ना? ये थे अपने 10 वर्ड्स, और ऐसे ही हम डेली एडिटोरियल के बाद 10 वोकैब करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे वर्ड्स जो हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना? मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगता हो तो क्या करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करिए, है ना? सब्सक्राइब, है ना? देखो, मैं सब्सक्राइब बोल बोल के ना सब्सक्राइब का स्पेलिंग भूल जा रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और ये एडिटोरियल्स आप देख सकते हैं, ठीक है? ये 30th और 31st ऑफ अक्टूबर के एडिटोरियल्स है, इसमें बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड्स थे, ठीक है? प्रीवियस वीडियोज़ पे आप देख सकते हैं, इसलिए नहीं कि आज का है तो मैं आज का ही देखूँगा, नहीं यार। जो पिछले 2-3 लेक्चर्स थे ना, उसमें बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड्स थे। डू चेक इट आउट, है ना? डू चेक इट आउट टू लर्न न्यू vocab and it will help in improving your vocabulary बाय अ परसेंटेज ऑफ 10%, है ना? 10% तो मैं दूंगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे vocab थे, है ना? 27 से लेके 31st तक का जो है ना, जितने भी मैंने एडिटोरियल्स देखे, मैसिव अमाउंट ऑफ ऐसे vocabulary है जो आपको आपकी vocabulary बिल्ड करने के लिए एक बहुत अच्छा मतलब बेस बनेंगे, एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बनेंगे। डू चेक देम आउट, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो ये करिए, है ना? लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम, जय हिंद।